नमस्ते प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। मैं विवेक तापड़िया और सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइव में। बच्चों, हम लोग 12th के सिलेबस से करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे और करंट इलेक्ट्रिसिटी में अब तक इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा, हमने टाइप्स ऑफ करंट के बारे में पढ़ा, हमने सीखा करंट डेंसिटी जिसे हम जे से दिखाते हैं वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। उसके अलावा हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट स्पीड, इनको रिलेट करना सीखा, इनके लिए अलग अलग एक्सप्रेशंस तैयार किए। Vd इक्वल टू ई वी टॉ अपॉन एम एल, ई ई टॉ बाई एम, Vd इक्वल टू आई अपॉन एन ई ए, जे अपॉन एन ई, एटसेट्रा एटसेट्रा। हमने मोबिलिटी को समझा, चार्ज कैरियर की मोबिलिटी क्या होती है, और लास्ट टर्न पे हमने बच्चों यानी लास्ट वीडियो में ओम्स लॉ उसको प्रूव किया, उसका स्टेटमेंट लिखा। अब इसे आगे की बात मैं आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ओम्स लॉ का जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो मैं डिस्कस करूँगा बच्चों। प्रैक्टिकली ओम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12th में आपसे करवाया जाता है, 10th में आपसे इसका प्रैक्टिकल करवाया जाता है। उसके बाद इंजीनियरिंग में, इवन इंजीनियरिंग में जब आप जाते हैं तो वहाँ भी फर्स्ट ईयर में ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल आपको करना होता है। और एडवांस में इस प्रैक्टिकल पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ये एडवांस के सिलेबस में है, जेईई मेंस में आते हैं, नीट में आते हैं और बोर्ड में तो ऑब्वियसली आते ही हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड the practical aspects of Ohm's law. So heading is Ohm's law, practical aspect। तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसकी थ्योरी को समझने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो ओम्स लॉ अगर हमें प्रैक्टिकली प्रूव करना है या एक्सपेरिमेंट करके वेरीफाई करना है तो एक्चुअल में हमको ये रिलेशनशिप V अपॉन I इक्वल टू R या कांस्टेंट प्रूव करनी होगी। इट मींस जब V अपॉन I कांस्टेंट है और V प्रोपोर्शनल I है तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं V और I के बीच में, V और I के बीच में बच्चों दो तरह से ग्राफ बनाया जा सकता है। एक तो जब हम करंट को यूनिफॉर्मली वैरी कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और उसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज का वेरिएशन नोट कर रहे हैं वोल्ट मीटर की मदद से। करंट नापने का डिवाइस है अमीटर, वोल्टेज को नापने का डिवाइस है वोल्ट मीटर। तो हमें एक वोल्ट मीटर अमीटर चाहिए। तो ग्राफ कैसा आना चाहिए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। उनके बीच में स्लोप अलग अलग हो सकता है, और वो जो स्लोप होगा यहां देखें हम अगर, तो स्लोप रिप्रेजेंट करेगा एग्जैक्टली टेन थीटा जो है वो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। इफ दिस एंगल इज थीटा देन हियर टेन थीटा वी कैन फाइंड दिस मच इज V and this much is I. So tan theta is V upon I, which is resistance of the conductor. Means यहाँ पर slope of VI curve represent करेगा resistance को। तो कई बार आपको यहाँ confuse करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, VI की जगह IV ग्राफ बनाकर देते हैं, यानी वोल्टेज करंट की जगह करंट वोल्टेज IV ग्राफ। तो वहां आपको ध्यान रखना है जो स्लोप का रेसिप्रोकल होगा वो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब हमें एक एक्सपेरिमेंट सेट करना है जिसमें हम चेक करेंगे वेदर द करंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन वोल्टेज और नॉट, हाउ इट इंक्रीजेस लीनियरली और नॉन लीनियरली। अगर लीनियरली इंक्रीज कर रही है किसी डिवाइस के लिए, किसी कंपोनेंट के लिए, तो हम उसको बोलेंगे कि वो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, वो ओमिक है या लीनियर डिवाइस है। और अगर लीनियरली वैरी नहीं कर रही है तो हम बोलेंगे वो नॉन ओमिक है या नॉन लीनियर डिवाइस है। बच्चों इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो सब कुछ समझते हुए चलते हैं। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट? जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट रिकॉर्ड करते हैं तो सबसे पहले हमें उसका ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए, एंड हियर द ऑब्जेक्ट इज टू वेरीफाई ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए हमको क्या क्या एपरेटस चाहिए? अच्छा, जब ओम्स लॉ हम वेरीफाई करने चले ही हैं तो क्यों ना इस रेजिस्टेंस को नाप कर लें, यानी इसको भी मेजर कर लें। और
रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो क्यों ना हम जो रेजिस्टेंस वायर है उसको करेक्टराइज करते हुए उसकी यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस पता कर लें। तो बच्चों जब आप देखेंगे ये ऑब्जेक्ट लिखा रहेगा आपके प्रैक्टिकल में, तो वहां साथ में लिखा रहेगा टू प्लॉट VI ग्राफ फॉर गिवन रेजिस्टेंस वायर एंड फाइंड इट्स वैल्यू फॉर यूनिट लेंथ, यानी पर सेंटीमीटर आपको ओम में उस रेजिस्टेंस वायर के रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी होगी। सो ये तो हो गया ऑब्जेक्ट। अब कौन कौन से एपरेटस हमको चाहिए होंगे, एपरेटस यूज, मटेरियल यूज्ड। तो बच्चों हमें चाहिए वोल्ट मीटर, दिस इज सिंबॉलिक नोटेशन फॉर वोल्ट मीटर। और हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, नोट्स लिखते वक्त वोल्ट मीटर जहां जहां आएगा हम V सर्कल से दिखाने वाले हैं, एंड इट इज स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म, यू कैन इवन यूज इन योर एग्जाम्स। इंस्टेड ऑफ वोल्ट मीटर यू कैन राइट दिस सिंबल। हमें चाहिए अमीटर। अब ये वोल्ट मीटर अमीटर प्रॉपर रेंज के होने चाहिए, जिस रेंज में हमें वोल्टेज नापनी है, जिस रेंज की करंट नापनी है, उस रेंज के ये होने चाहिए। तो सवाल उठता है हमें किस रेंज की वोल्टेज, किस रेंज की करंट नापनी है। तो बच्चों जवाब है, आप जो पावर सोर्स यहां लगाने वाले हैं वो पावर सोर्स जिस रेंज की वोल्टेज देगा, जिस रेंज की करंट देगा, उसी को तो नापना है। तो हमें एक बैटरी या बैटरी एलिमिनेटर चाहिए जो कि काम करेगा एज पावर सोर्स, आइदर बैटरी, और जो एक रेक्टिफायर हम बनाना सीखेंगे आगे चैप्टर नंबर 14 में, तो उसी को कहते हैं बैटरी एलिमिनेटर, जो बैटरी की नीड को एलिमिनेट कर दे, जरूरत को खत्म कर दे। इट इज कॉल्ड बैटरी एलिमिनेटर। आपने टर्मिनेटर पिक्चर देखी ना, टर्मिनेटर क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा, और एलिमिनेटर एलिमिनेट करेगा। हाउ दीज टू टर्म्स आर डिफरेंट, गौर करें थोड़ा सा। एलिमिनेटर वहां से निकाल के हटाया, एलिमिनेट किया, वहां से, अंग्रेजी सीख रहे हैं हम थोड़ी सी बच्चों फिजिक्स की क्लास में। एलिमिनेट किया मींस वहां से निकाल के हटाया, और टर्मिनेट किया मतलब खत्म किया। तो बच्चों एलिमिनेटर में डिस्ट्रक्शन नहीं है, खत्म नहीं किया है, बट टर्मिनेटर में डिस्ट्रक्शन है, टर्मिनेट कर दिया, खत्म कर दिया। सो बैटरी एलिमिनेटर चाहिए हमको। और क्या चाहिए, अब देखो बच्चों जब हमें ग्राफ बनाना है, सो नेचुरल सी बात है कि एक ऑब्जर्वेशन से काम चलने वाला नहीं हमारा। वी हैव टू टेक एटलीस्ट 3 ऑब्जर्वेशंस, एंड टू बी ऑन सेफ साइड व्हाट वी डू, वी टेक 6 or 7 ऑब्जर्वेशन, सो दैट इन केस 1 or 2 ऑब्जर्वेशन इफ गोज आउट ऑफ ट्रैक देन वी डिस्कार्ड देम। यानी 1 या 2 ऑब्जर्वेशन ऐसे आगे जो कि स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहे हैं, या किसी सोर्स ऑफ एरर की वजह से आउट ऑफ ट्रैक आगे, तो हम उनको छोड़ सकते हैं। इसलिए हम 6-7 ऑब्जर्वेशन का प्रोविजन इस प्रैक्टिकल में यहां पर रखते हैं। तो जब ज्यादा ऑब्जर्वेशन चाहिए मींस यू हैव टू वेरी आइदर वोल्टेज और करंट, आइदर करंट और वोल्टेज, यू हैव टू वेरी इट। और इसको वेरी करने का साधन क्या है, अगर हम वेरिएबल रेजिस्टेंस सर्किट में यूज करें, और वो वेरिएबल रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं स्पेशल डिवाइस, एंड इट इज कॉल्ड रियोस्टेट। बच्चों इससे आपको फैमिलियर होना है। सिंपली आप क्या करें, गूगल पे जाएं एंड टाइप द वर्ड रियोस्टेट इमेज, इमेज भी लिखें उसमें। तो रियोस्टेट इमेज जैसे आप टाइप करेंगे, आप देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ रियोस्टेट की इमेजेस वहां आ जाएंगी। अब इनमें से जो प्रैक्टिकल फिजिक्स प्रैक्टिकल लैब में यूज होता है, वो रियोस्टेट कैसा होता है शेप में, वो मैं आपको बनाकर बता रहा हूं। उसका फंक्शन क्या होता है, कैसे वो काम करता है, वो अंदाजा आप लगा सकते हो। जस्ट इमेजिन दिस इज सिलेंडर ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। जैसे आपने देखा होगा कि एक्वागार्ड में वाटर फिल्टर में जब कैंडल चेंज करते हैं, तो वो जो कैंडल होती है, एक तो होती है कार्बन ब्लॉक होता है काले से रंग का, वो कपड़ा हटाएंगे, क्रीम कलर का कपड़ा हटाएंगे, उसके अंदर काले रंग का कार्बन ब्लॉक निकलेगा। और दूसरी जो होती है वो धागे लपटी हुई कैंडल होती है, फिल्टर, वाटर फिल्टर होता है। तो बच्चों वो जो कैंडल है जिसमें धागा लिपटा हुआ है बहुत सारा, धागे की जगह बच्चों उस पर तार लिपटा होता है, और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का है रियोस्टेट में। वहां तो अलग होता है, यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसको स्टील के ब्लॉक में फिक्स किया जाता है।
कास्ट आयरन या लोहा मान लीजिए, लोहे के ब्लॉक में इस तरह से स्टैंड लगाकर फिक्स किया जाता है। रफ डायग्राम में बना रहा हूं, ये नीचे इसके लेग से जिस पे टिका रहेगा। अब इस पर एक तार लपेटा जाता है बच्चों, या तो कॉन्स्टेंटन नाम, अभी सुन लो, ये मैं बीज बो रहा हूं, आगे जो है मैं फिर इसकी अपन फसल काटेंगे बच्चों। तो वो जो कॉन्स्टेंटन है, वो कॉन्स्टेंटन एक एलॉय है, कांस्टेंट के आगे एन लगा दिया, कांस्टेंटन का या मैंगनीन का। मोस्ट ऑफ द टाइम दिस वायर इज मेड ऑफ मैंगनीन, अगर वो काले रंग का है, और अगर वो चमकीला है, चमक रहा है, देन इट इज मेड फ्रॉम कांस्टेंटन। कांस्टेंटन और मैंगनीन बोथ आर एलॉयज। तो हम एलॉयज यूज करते हैं जिनके लिए रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, रेजिस्टिविटी हाई होती है। तो वो तार लेकर यहां एक कनेक्टिंग स्क्रू रहेगा बच्चों, और इस तार को हम इस पर प्लास्टर ऑफ पेरिस के इस सिलेंडर पर लपेट देंगे, और लपेटा भी जाता है डबल करके, डबली वाउंडेड। अब ये नया क्या आ गया, डबल करके क्यों लपेटते हैं? तो बच्चों ईएमआई में इसको समझाऊंगा मैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जब पढ़ेंगे। इसको कहते हैं नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग, यानी रेजिस्टेंस तो इंट्रोड्यूस होगा पर गोल गोल लपेटने की वजह से इंडक्टेंस जो आ जाता है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक टर्न में करंट ऐसे फ्लो होगी तो दूसरे टर्न में करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन होगा। ऐसे ही सुन लो, मान लो ऐसा कुछ होता है, कैंसलेशन हो जाता है किसका, सेल्फ इंडक्शन का। तो बच्चों ये तार को हमने डबल करके लपेटा। इसको कैसे दिखाएंगे? कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये है, ये स्पेशल इफेक्ट कहते हैं बच्चों डायग्राम में, ये आपको आना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में जो डायग्राम्स आपको बनाने, नो डाउट अप टू स्केल नहीं बनाने, तो उसकी परवाह मत कीजिए, पर लॉजिकल होने चाहिए, लॉजिकल बनाने। सो हियर इट इज लॉजिकल, यू कैन सी है। तो डबल करके हमने तार को लपेटा। अब उसके दो सिरे हैं, वो दोनों सिरे हमारे पास आ गए नीचे। एक टर्मिनल हो गया कॉन्टेक्ट S1, दूसरा टर्मिनल हो गया कॉन्टेक्ट S2, और मैं लॉजिकल कर देता हूं इसको। देखो S की जगह अगर मैं C से दिखाता हूं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। C फॉर कॉन्टेक्ट, C1 C2। अब एक्स्ट्रा और क्या रहता है यहाँ पे बच्चों, यहाँ एक स्टील की रॉड लगी रहती है, स्टील की रॉड ऊपर, और उस रॉड पर एक स्पेशल टाइप ऑफ की। अच्छा, इस रॉड पे यहाँ पे कांटेक्ट होता है, तीसरा कनेक्टिंग स्क्रू कांटेक्ट C3, और इस स्टील की रॉड पर एक स्पेशल टाइप ऑफ की विच इज कॉल्ड जॉकी। अब कई बच्चे हंसते हैं, जैसे क्लास में बोलते हैं जॉकी, तो जॉकी के हम कपड़े, अंडरवेयर, बनियान, मोजे वगैरह पहनते हैं, पर बच्चों जॉकी का जो मीनिंग होता है वो आपको क्लियर होना चाहिए। घुड़सवार को कहते हैं जॉकी। तो अगर आपने कोई रेस देखी है, घोड़ों की रेस, फिल्म में देखी हो घोड़ों की रेस, तो वो व्यक्ति जो घोड़े को चला रहा होता है, रेस में दौड़ा रहा होता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड जॉकी, यानी जॉकी यानी सवार। सो JOCKEY, जॉकी, स्पेलिंग इज सेम। यहां पर एक स्पेशल टाइप ऑफ की होती है जिसमें कॉपर का कॉन्टेक्ट बनता है फ्रॉम दिस मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन वायर, इस एलॉय के वायर के साथ। एंड वी कैन स्लाइड दिस जॉकी, हम इसको इस रॉड पर स्लाइड करके किसी भी पोजीशन में ले जा सकते हैं। तो ये जो डिवाइस है बच्चों, इसका नाम है रियोस्टेट, और रियोस्टेट की मदद से हम क्या करते हैं, रियोस्टेट की मदद से हम सर्किट में लगाए गए रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। अगर मैंने रियोस्टेट को जोड़ा C1 एंड C2 के बीच सर्किट में, यानी एक तार यहां जोड़ दिया, एक तार यहां जोड़ दिया, तो आप देख रहे हैं जॉकी को स्लाइड करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पूरे के पूरे वायर का रेजिस्टेंस सर्किट में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। इसका रेजिस्टेंस जनरली 50 ओम से लेकर 100 ओम तक होता है, जो हम लैब में यूज करते हैं। तो मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस अगर 70 ओम है सपोज, तो 70 ओम पूरा का पूरा रेजिस्टेंस सर्किट में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये काम करेगा एज फिक्स्ड रेजिस्टेंस, क्योंकि जॉकी को स्लाइड करने पर कोई चेंज इसमें नहीं आएगा। पर रिकमेंडेड ये है कि अगर आपको रेजिस्टेंस वेरी कराना है, सो व्हाट यू शुड डू, यू मस्ट कनेक्ट दिस रियोस्टेट इन बिटवीन C3
एंड एनी ऑफ द लोअर टर्मिनल C1 और C2। यानी एक तो C3 लेना ही लेना है और दूसरा C1 या C2 में से आप कोई सा भी टर्मिनल ले सकते हैं। सपोज मैंने C1 लिया है ना, C2 भी ले सकता हूं, तभी वर्क करेगा एज वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह कैसे काम करेगा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं बच्चों। वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह कैसे काम करेगा, अगर मैंने सर्किट में जोड़ा कौन से दो टर्मिनल्स के बीच, एक तो C3 दूसरा C1। तो मान लीजिए करंट C1 से एंटर करती है, C1 से एंटर करेगी, इस वायर में फ्लो होगी। C1 इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड, सपोज इस वायर में फ्लो होकर जैसे ही इस जॉकी के टर्मिनल के कांटेक्ट में आएगी करंट, क्योंकि ये तो ओपन पड़ा है, C2 इज ओपन हियर, तो इतने हिस्से में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। करंट यहां से जॉकी में जाकर रॉड में जाकर C3 से बाहर निकलेगी। तो कितने हिस्से का रेजिस्टेंस, मान लीजिए कि अगर ये जॉकी बिल्कुल सेंटर में है तो 70 ओम की बजाय 35 ओम रेजिस्टेंस सर्किट में इंट्रोड्यूस होगा। एग्जैक्टली 35 ओम रेजिस्टेंस सर्किट में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। 35 ओम, 35 मतलब 35। और अगर मैंने इसको जॉकी को स्लाइड किया, उस एंड पर स्लाइड करके मैं इस बिल्कुल कोने पे ले आया तो पूरा का पूरा 70 ओम 70 ओम इंट्रोड्यूस हो जाएगा। और अगर मैं इसको स्लाइड करके इधर वाले एंड पे ले आता हूं तो C1 से करंट सीधे जॉकी में चले जाएगा रॉड में, विदाउट एनी इंट्रोडक्शन ऑफ एनी रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस होगा 0, यानी जॉकी को स्लाइड करके मैं रेजिस्टेंस को 0 से लेकर 70 ओम के बीच बदल सकता हूं। बस सिर्फ इतना ही अंतर है, एक होता है रेजिस्टेंस बॉक्स, एक होता है रियोस्टेट। रेजिस्टेंस बॉक्स में हम प्लग निकालते हैं, रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करते हैं, उसकी बात भी बताऊंगा बाद में। उसमें हमें पता होता है कि हम रेजिस्टेंस कितना इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। रियोस्टेट में हमें क्वालिटेटिवली पता होता है, क्वांटिटेटिवली नहीं पता होता कि एग्जैक्ट इतने ओम का रेजिस्टेंस हमने लगाया। क्वालिटेटिवली पता होता है कि हमने रेजिस्टेंस को कम लगाया या ज्यादा लगाया, जस्ट दिस मच। सो इसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह यूज कर सकते हैं। और आगे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझा दूं कि इस रियोस्टेट को स्पेशल केस में हम यूज करते हैं एज पोटेंशियल डिवाइडर। पोटेंशियल डिवाइडर जिसकी डिटेल में आगे समझाऊंगा, अभी तो बस सुन लो, ऐसा कुछ होता है पोटेंशियल डिवाइडर। अब अंदाजा लगाने की कोशिश करो बच्चों, पोटेंशियल डिवाइडर क्या करेगा? तो जवाब है जो नाम है वही करेगा। भाई पोस्टमैन क्या करता है? डाक बांटता है। तो पोटेंशियल डिवाइडर क्या करेगा? पोटेंशियल को डिवाइड करेगा। अगर मैं इसके तीनों टर्मिनल काम में लूं, यानी इफ आई यूज C1, C2 and C3, all three terminals, then this rheostat will work as potential divider arrangement. उसकी मदद से हम पोटेंशियल को डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, हम इसको सीखेंगे बच्चों ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में, जब हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। सो टिल हियर वी यूज्ड apparatus, वोल्टमीटर, अमीटर, बैटरी और बैटरी एलिमेंटर, रियोस्टेट, और इसकी जो रेटिंग रहेगी उसके हिसाब से इनकी रेंज रहेगी। फॉर एग्जांपल बैटरी अगर मैं 3 वोल्ट ले रहा हूं, मान लो मैं 2 पेंसिल सेल लेता हूं, मोटे वाले सेल भी ले सकते हो आप, हर सेल 1.5 वोल्ट का होता है, तो 2 सेल सीरीज में लगा दीजिए 3 वोल्ट। तो हम वोल्ट मीटर लेंगे किस रेंज का? 0 to 3 वोल्ट नाप सके, क्योंकि उससे ज्यादा तो हमें नापना नहीं। अच्छा, ये जो सेल है हमारे पास, जो ड्राई सेल होते हैं जो आप यूज करते हैं पेंसिल सेल वगैरह, ये अराउंड 500-600 एम्पियर मिली एम्पियर सॉरी 500-600 मिली एम्पियर के ऑर्डर की करंट हमको देते हैं। तो एट द मोस्ट हमें कितनी करंट नापनी है? 500 मिली एम्पियर। सो 500 मिली एम्पियर नापनी है, तो अमीटर हम मिली अमीटर लेते हैं जिसकी रेंज होती है 0 to 500। छोटा एम स्टैंड्स फॉर मिली 10⁻³ एंड एम्पियर, मिली एम्पियर ये लेते हैं। अब सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए हमको की चाहिए, तो अगला एपरेटस हो गया प्लग की। कनेक्शंस जोड़ने के लिए हमें कनेक्टिंग वायर चाहिए, जो कि एक कॉपर का वायर होता है जिसपे धागे की लेयर चढ़ी होती है इंसुलेशन के लिए। लैबोरेटरी में ये यूज करते हैं, बाकी आप चाहे तो कोई सा भी वायर विद इंसुलेशन यूज कर सकते हैं। सो कनेक्टिंग वायर कॉपर ही क्यों लिया हमने? कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है, उसकी रेजिस्टिविटी कम होती है, जिससे उसका रेजिस्टेंस कम होता है, तो लॉस नहीं होते, एनर्जी के लॉसेस कम हो जाते हैं। कनेक्टिंग वायर्स। तो बच्चों ये हो गई एपरेटस की लिस्ट, जो कि हमें ओम्स लॉ के प्रैक्टिकल को करने के लिए चाहिए। नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल? सो प्रिंसिपल बिहाइंड दिस एक्सपेरिमेंट इज ओम्स लॉ।
provided physical condition, temperature, pressure, etc. remain same, then current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends. Which is the formula used? Formula used is V upon I equal to R. This is the formula used. ये सब हम एक्सपेरिमेंट जब रिकॉर्ड करते हैं फाइल में सब ये सब लिखते हैं हम. नाउ द ऑब्जर्वेशन टेबल एंड द सर्किट डायग्राम. तो सर्किट डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों. सर्किट डायग्राम बनाने का लॉजिक आपको आना चाहिए. फिजिक्स में आप बहुत से सर्किट डायग्राम भी बनाएंगे और जब ऑप्टिक्स पढ़ेंगे हम वहां रे डायग्राम्स बनाएंगे. सो सर्किट डायग्राम में अच्छा मेन एक कंपोनेंट रह गया बच्चों. एपरेटस यूज में मेन कंपोनेंट क्या था? वो रेजिस्टेंस वायर चाहिए हमको जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है. तो गिवन रेजिस्टेंस वायर और लिख लेना. एपरेटस यूज में गिवन रेजिस्टेंस वायर. तो आपको जो है बच्चों क्या होता है? नाइक्रोम. नाइक्रोम एक नया शब्द हो सकता है आपके लिए. नाइक्रोम किससे बना है? निकल क्रोमियम. उसमें आयरन भी होता है. निकल क्रोमियम आयरन. तो नाइक्रोम जो है आपने देखा हो वो जो हीटर जिसमें ऐसे रेड हॉट हो जाती है ना, कॉइल लगी रहती है. हीटर जलाते हैं हम बिजली से तो वो रेड हॉट हो जाती है. उस पर चाय बना सकते हो आप. सर्दियों में हाथ सेक सकते हो, मतलब गर्माहट मिलेगी. तो वो जो हीटर है बच्चों उसमें वो जो कॉइल होती है वो नाइक्रोम की होती है. जितनी भी इमर्शन रॉड आती हैं उनके अंदर जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो नाइक्रोम का बना होता है. गीजर के अंदर हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम का बना होता है. तो आपको जनरली नाइक्रोम वायर दिया जाता है. शुरू में जब तक उसको यूज नहीं किया है वो चमकीला रहता है जब तक अगर वो रेड हॉट नहीं हो रहा है. और इस एक्सपेरिमेंट में तो बहुत कम करंट फ्लो होती है तो इसमें तो रेड हॉट होता नहीं है. हाँ, हीटर वाला जो है रेड हॉट होता है, उसकी वजह से वो काला पड़ जाता है. पर अगर नया हीटिंग एलिमेंट देखोगे तो चमचमाता हुआ रहेगा बिकॉज ऑफ निकल. पहले साइकिल्स के जो पहिए होते थे, हैंडल होते थे, वो भी चमचमाते होते थे क्योंकि उन पर निकल की पॉलिश आती थी. आजकल काला पेंट कर देते. सो मेन कंपोनेंट है ये रेजिस्टेंस वायर एंड हियर इज द सिंबल जिगजैग लाइन टू शो रेजिस्टेंस इन ए सर्किट. ऐसे हम दिखाएंगे. तो ये गिवन रेजिस्टेंस वायर है. दिस इज द मेन हीरो ऑफ द पिक्चर. तो फिल्म का हीरो है रेजिस्टेंस और सारी कहानी इसके आसपास चलने वाली है बच्चों. तो हमें इसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर नापना है तो मैं क्या करूंगा? इसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नापने वाला इंस्ट्रूमेंट क्या है? वोल्ट मीटर. तो मैं लगा दूंगा एक वोल्ट मीटर. क्योंकि मुझे पोटेंशियल का डिफरेंस नापना है तो वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है. एंड टू एंड कनेक्शन पैरेलल में इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस उसको नापना है. फिर इसमें फ्लो होने वाली करंट मुझे नापनी है. तो इसमें फ्लो होने वाली करंट नापने के लिए मैं यूज करूंगा मिली एमीटर. और बच्चों उसको मैं लगाऊंगा सीरीज में. तो सीरीज में मैंने लगाया मिली एमीटर. और अब मैं इसमें जोड़ दूंगा बैटरी को, पावर सोर्स या बैटरी एलिमिनेटर. सो हियर इज बैटरी एलिमिनेटर. मान लो 2 पेंसिल सेल हैं 3 वोल्ट. सो पावर सोर्स. सर्किट ऑन ऑफ करने के लिए मुझे एक की चाहिए. मैं प्लग की यूज कर सकता हूं. प्लग की बेटर है. यहां पर टैपिंग की काम नहीं आएगी. टैपिंग की पुश टू ऑन, जैसे घंटे का स्विच होता है ना, जब तक दबा के रखोगे तब तक ऑन रहेगा, तब तक करंट फ्लो कराएगा. जैसे आपने हाथ हटाया, प्रेशर हटाया, करंट बंद कर देगा. पर यहां पे हमें कंटिन्यूअस करंट फ्लो करानी है. सो वी यूज प्लग की. अब वेरिएशन रीडिंग चेंज करनी है तो क्या लगाना पड़ेगा? रियोस्टेट. और रियोस्टेट को भी कैसे लगाते हैं? हम सीरीज में लगाते हैं. की को भी सीरीज में लगाया, रियोस्टेट को भी सीरीज में लगाएंगे. एंड द सिंबल फॉर रियोस्टेट जो अभी मैंने बनाकर बताया था आपको, रियोस्टेट, उसका सर्किट सिंबल ये है. हम ऐसे दिखाते हैं. ये टर्मिनल C1 हो गया, ये C2 हो गया. C2 को ओपन छोड़ दिया और जॉकी ये हो गए बच्चों ऊपर, जिसको मैं J से दिखा रहा हूं. एक्चुअल में टर्मिनल C3 है और यहां से हम इसको जोड़ देंगे. रियोस्टेट को ऐसे दिखाते हैं RH. सो ये हो गया सर्किट डायग्राम. इसमें और क्या डिटेल इनकम्प्लीट है जो हमें कंप्लीट करनी है? हमें इसमें करंट फ्लो की डायरेक्शन दिखानी है. जब भी डीसी सर्किट होगा आप करंट फ्लो डायरेक्शन जरूर दिखाएं. करंट यहां से चली बैटरी के पॉजिटिव से, माना कि करंट आई, रेजिस्टेंस R में से फ्लो होकर मिली एमीटर में से जाएगी. करंट हमेशा फ्लो होती फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. इट मींस यहां मैं पॉजिटिव यहां नेगेटिव लिख सकता हूं. पॉजिटिव नेगेटिव. कई बार बच्चे एक्सपेरिमेंट करते वक्त इनको जोड़ देते हैं. जब की ऑन करते हैं उनको शिकायत होती है, कंप्लेंट होती है उनकी कि सर निडल तो आगे नहीं बढ़ रही, निडल तो पीछे जा रही है, उल्टा जा रही है. द रीजन बिहाइंड, अगर आपने इस इंस्ट्रूमेंट के नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान नहीं रखा, क्योंकि मिली एमीटर में, वोल्ट मीटर में, इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं और वो हमें ध्यान रखकर जोड़ना होगा बच्चों. अगर उल्टा जोड़ दिया तो निडल आगे बढ़ने के बजाय पीछे जाएगी. सो
दिस इज द सर्किट टू प्रूव ओम्स लॉ। अब हमें ऑब्जर्वेशंस लेने, तो ऑब्जर्वेशन कैसे लोगे वो समझो, जिससे कि हम वेरीफाई कर पाए ओम्स लॉ को। ऑब्जर्वेशन लेने के लिए हम क्या करते हैं, पहले वोल्ट मीटर और अमीटर में कुछ डिविजन्स बने होते हैं, इनका स्केल जैसे ये राउंड शेप में होता है इंस्ट्रूमेंट इन जनरल। यहां पर एक निडल होती है जो सेमी सर्कुलर स्केल पर घूम सकती है। यहां पर कुछ डिविजन्स बने होते हैं बच्चों, इनको बोलते हैं डिविजन्स। जैसे यहां 0 लिखा हुआ है और निडल जो है घूम सकती है इधर से उस एंड तक। तो हमें ये देखना होगा, मान लीजिए यहां 0 लिखा है, यहां लिखा है 1, यह है वोल्ट मीटर, तो यहां लिखा रहेगा V सर्कल ऐसे बना रहेगा। तो हमें देखना है कि एक डिवीजन कितना नापता है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में मिनिमम जो उससे हम नाप सकते हैं उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट, शब्दों पर गौर करो, लीस्ट काउंट। तो मिनिमम हम वोल्ट मीटर से कितना नाप सकते हैं, एक डिवीजन के बराबर। कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज होता है, बोलते हैं 0। 0 नापा कहाँ आपने, 0 को तो नापने की जरूरत नहीं है। तो 0 कभी भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट नहीं होगा। सो लीस्ट काउंट कितना होगा, मान लो इसमें 10 डिविजन्स नाप रहे हैं। सपोज टोटल 30 डिविजन है, 3 वोल्ट रेंज का है, 30 डिवीजन 3 वोल्ट नापते हैं, 10 डिवीजन 1 वोल्ट नापते हैं। तो एक डिवीजन कितना नापेगा, एक डिवीजन नापेगा 0.1 वोल्ट। तो इसका लीस्ट काउंट कितना हुआ, 0.1 वोल्ट। तो उससे हम रीडिंग ले लेंगे वोल्ट मीटर की, कितने डिवीजन आ रहे हैं, डिवीजन को मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से। मान लो 5 डिवीजन आ रहे हैं तो 5 × 0.1, 0.5 वोल्ट रीडिंग हो जाएगी। ऐसे ही मिलीमीटर की भी, उसके लिए भी लीस्ट काउंट निकालेंगे, उसकी भी रीडिंग लेंगे। हमने क्या किया, रेंज देख ली। पहले तय किया हमें वीआई ग्राफ बनाना है या आईवी। अगर आप बनाना चाहते हैं वीआई ग्राफ तो हम अमीटर को यूनिफॉर्मली वेरी कराएंगे। कैसे, जैसे ही आप इस जॉकी को स्लाइड करेंगे, पहले आपने कर दिया इसको मैक्सिमम पर कर दिया, यानी जॉकी है इस एंड पर, ये ब्लू कलर से मैंने दिखाया, दिस इज इनिशियल पोजीशन आई छोटा आई, इनिशियल पोजीशन। तो इसमें रीडिंग रहेगी मिनिमम, क्योंकि सर्किट में आप देखो रेजिस्टेंस मैक्सिमम और रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम, रीडिंग रहेगी इसमें मिनिमम। अब जैसे जैसे जॉकी को आप स्लाइड करके लाएंगे टुवर्ड्स लेफ्ट एंड, तो आप देखेंगे रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। अभी कितना रेजिस्टेंस जिस पोजीशन में है, तो इतने आधे हिस्से का रेजिस्टेंस सर्किट में इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, तो इधर रीडिंग बढ़ती जाएगी। आपने देखा मिनिमम रीडिंग आ रही है 2 डिवीजन। सपोज आप बोलेंगे 0, तो 0 भी तो आएगी एक रीडिंग, क्योंकि ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से। तो 0 बच्चों, कई बच्चे शिकायत करते हैं, बोलते सर हमने प्लग लगाया है 0 पे तो आ ही नहीं रहा, तो 0 से ग्राफ कैसे स्टार्ट करें। तो फिर मैं उनको जाकर बोलता हूं, प्लग निकाल देता हूं, बोलता देखो अब कितना आ रहा है, तो इधर भी 0 इधर भी 0। हाँ, अगर प्लग निकालने पर भी कुछ रीडिंग इसमें आ रही, 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों का स्केल खिसका हुआ है बच्चों, उसको कहते हैं 0 एरर। तो उसके लिए क्या करना होता है, यहां पर एक स्क्रू होता है, तो उस स्क्रू में आप नाखून से भी कर सकते हैं या स्क्रू ड्राइवर लेकर स्क्रू से घुमाएंगे तो निडल का 0 एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं, यानी 0 पर नहीं आ रही तो उसको 0 पर ला सकते हैं। तो हमने 0 एडजस्टमेंट कर लिया। अब देखा मिनिमम 2 डिवीजन है और मैक्सिमम इसमें मान लो 24 डिवीजन तक जाता है। तो हमें सारे ऑब्जर्वेशन, हमने तय किया 6 ऑब्जर्वेशन लेने, तो 6 ऑब्जर्वेशन लेने तो 2 डिवीजन से 24 के बीच ही लेने। तो वेरिएशन कितना मिल रहा है हमको, वेरिएशन मिल रहा है 24 - 2, यानी 22 डिवीजन का वेरिएशन मिल रहा है। 22 डिवीजन के स्पान में, फैलाव में, स्पान में यू हैव टू टेक 6 रीडिंग्स, तो डिवाइडेड बाय 6। तो एक रीडिंग में कितना स्पान, कितना, अगर यूनिफॉर्मली हम वेरी कराना चाहते हैं, उसको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रखना चाहते हैं, यूनिफॉर्म स्पेसिंग रीडिंग्स के बीच रखना चाहते हैं, उससे क्या रीजनेबिलिटी बढ़ जाती है एक्सपेरिमेंट की। तो हम जानते हैं 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, तो 3 डिवीजन ही आता है ना, 22 के बाद रेंज से बाहर निकल जाता है, 6 × 4 = 24। तो हम क्या करेंगे, 3 डिवीजन से वेरी कराएंगे। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको सेट किया, 2 डिवीजन पर कोरस्पॉन्डिंग रीडिंग नोट कर ली, मिलीमीटर की रीडिंग, वोल्ट मीटर की रीडिंग, मिलीमीटर की रीडिंग 2 डिवीजन मतलब 2 × उसका जो भी लीस्ट काउंट है, एम्पियर में रीडिंग आ जाएगी, एम्पियर में। वोल्ट मीटर की रीडिंग माना कि 4 डिवीजन आई, 4 डिवीजन इंटू उसका जो भी लीस्ट काउंट है 0.1, ये आ जाएगी वोल्ट में।
और यहाँ पे हम रेजिस्टेंस निकाल देंगे V/I। तो यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी ओम में। रेजिस्टेंस को नापने के लिए ऐसा यूनिट है ओम, ये सिंबल है ओम का जो मैंने बनाया है। तो ऐसे हम 6 ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन टेबल हो गई बच्चों, 6 ऑब्जर्वेशन हम नोट करेंगे। सबके लिए रेजिस्टेंस निकालेंगे तो आप क्या पाओगे, आप ये देखोगे कि रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम रहेगी 6 के 6 ऑब्जर्वेशन में। तो यूनिफॉर्मली आपने वेरी किया, इसको 2 डिवीजन लिए, अब इसको इतना स्लाइड करेंगे कि यहाँ पर कितने आ जाए +3, 5 डिवीजन आ जाए। फिर इतना स्लाइड करेंगे कि इसमें 8 डिवीजन आ जाए। ये हमने तय किया ना 3-3 डिवीजन का वेरिएशन लेंगे हम, तो 3-3 डिवीजन से हम इसको स्लाइड करेंगे। और इधर जो भी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही है वो नोट करेंगे। तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, आई पर डिपेंड कर रहा है। इसका उल्टा भी कर सकते हैं, इसको VI की जगह IV ग्राफ भी बना सकते हैं। उस केस में अमीटर की बजाय वोल्ट मीटर में हम रेंज देखेंगे और उसके हिसाब से उसको डिवाइड करके रीडिंग्स लेंगे। अगर आपके समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके दोबारा से सुनो बच्चों। दोबारा से सुनोगे एक एक चीज क्लियर हो जाएगी आपको कि मैं क्या समझा रहा हूं यहाँ पे। और दोबारा से तुरंत सुनने की बजाय बेटर ये है कि 1-2 दिन बाद सुनना, उसका फर्क पड़ता है। तुरंत सारी चीजें समझ में नहीं आती। तुम सोचो आम के पेड़ पर कैरी लगी, अब तुरंत पक के आम बन जाए, नॉट पॉसिबल। हर चीज अपना समय लेती है। सो दिस इज सेटअप, दिस इज ऑब्जर्वेशन टेबल। व्हाट वी डू, रेजिस्टेंस की जो वैल्यूज आई उसका मीन निकालते हैं। 6 आई वैल्यूज, तो 6 को जोड़कर डिवाइड बाय 6 मीन निकाला, उसको हम रिजल्ट में एक्सप्रेस करते हैं, लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा। रेजिस्टेंस इज दिस मच, इतने ओम पर सेंटीमीटर। क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस वायर को स्ट्रेट खींच के, जनरली इसको क्या हम करते हैं, पेन पे लपेट के कॉइल बना लेते हैं, तब यहां लगाते हैं। तो स्ट्रेट, कोई भी क्लिंक उसमें ना हो, मुड़ा तुड़ा हिस्सा ना हो। एंड टू एंड इसकी लेंथ नाप लेंगे। वहीं पर बड़ा स्केल लगा होता है बच्चों, एक इंस्ट्रूमेंट होता है मीटर ब्रिज, उस पर 1 मीटर लंबा स्केल लगा होता है। उसी स्केल पर इसकी लंबाई हम नाप लेते हैं। लंबाई नापते वक्त ध्यान रखते हैं कि जो कनेक्शन बनाने में काम आगे इसकी लेंथ, जैसे साइड में स्क्रू है तो स्क्रू में गोल घुमा के लपेट देते हैं इस तार को, तो जो कनेक्शन बनाने में काम आगे उतनी लेंथ छोड़ देते हैं, क्योंकि उतने हिस्से का रेजिस्टेंस सर्किट में इंट्रोड्यूस नहीं होता। किनारे वाली जो लेंथ है जो गोल घुमाने में काम आई है, हुक बनाने में काम आई है, क्योंकि हुक बनाकर हम सारे कनेक्शन बनाते हैं। स्क्रू होते हैं हर में, तो तार को ऐसे हुक की फॉर्म में मोड़कर उस स्क्रू में फंसाकर स्क्रू को ऊपर से कस देते हैं। तो ये जो हुक बनाने में लेंथ काम आ गई, इतनी लेंथ काउंट नहीं करेंगे, बाकी की लेंथ काउंट करेंगे। तो हमने रेजिस्टेंस निकाला, फिर हम क्या करेंगे, सारी जो रीडिंग है 6 रीडिंग, VI ग्राफ बनाएंगे ग्राफ पेपर पर और वो पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। आप देखेंगे पॉइंट्स जो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में आएंगे। स्ट्रेट लाइन में अगर नहीं भी आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम पॉइंट्स को कवर करते हुए बीच में से स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। बिकॉज प्रैक्टिकल और थ्योरी में थोड़ा अंतर होता है। जो प्रैक्टिकली हमारे सिचुएशंस हैं वो थ्योरी से मैच करेंगे नहीं करेंगी, इट इज नॉट नेसेसरी। यानी कुछ वेरिएशन आ सकता है रीडिंग्स में, और कई बार तो बिल्कुल परफेक्ट भी आ जाते हैं पॉइंट्स। तो ये जो स्ट्रेट लाइन आया ग्राफ, हम इसके बेसिस पे कंक्लूड करते हैं वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट, हेंस ओम्स लॉ इज वेरीफाइड। तो बच्चों ये हमने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझा ओम्स लॉ का इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसी को मैं कंटिन्यू करूंगा और आगे इस पे हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे कि ओम्स लॉ पर किस किस तरह के क्वेश्चंस बने हैं प्रीवियस ईयर्स में, क्या कंसेप्ट्स को कैसे तोड़ा मरोड़ा ट्विस्ट किया जाता है क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए। क्या ऐसा हो सकता है, एक हिंट मैं आपको देता हूं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम अमीटर को पहले सीरीज में लगा दें, वोल्ट मीटर को बाद में पैरेलल में, अगर ऐसा करें तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, वगैरह वगैरह। तो बच्चों ये सब मैं लूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।